फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बंगाल विजय। बंगाल विजय, उससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लें कि मुगल काल का जो प्रभावी शासक था उसका अंतिम शासक कह सकते हैं औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो जाता है। उसके बाद उसका पुत्र बहादुर शाह आता है और बहादुर शाह से उत्तर मुगल काल माना जाता है शुरू होता है। उत्तर मुगल काल शुरू होता है तो जब मुगल का मतलब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो मुगल शासक का प्रभाव कम होता जाता है। और फिर जो देश के अलग अलग जगह पे जो अलग अलग क्षेत्र थे, वहाँ के जो आपका शासक थे या फिर वहाँ के जो राजवंश थे या फिर अलग अलग क्षेत्र के जो शक्तियाँ थे वो आपका उभर कर आने लगता है। जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में आपका अवध कहिए, बंगाल कहिए, हैदराबाद कहिए, तो वहाँ के जो शासक है वो उभर कर आते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाए हैं, यहाँ पे देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पूछता है एग्जाम में। जैसे क्या, अवध नए स्वतंत्र राज्य बना, अवध का संस्थापक कौन, शहादत खां या फिर बुरहानुल मुल्क है। और फिर हैदराबाद का चिंगलिज खां या निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क उसका दूसरा नाम है आपका चिंगलिज खां, जो औरंगजेब ने इसको ये उपाधि दिया था। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां है। और फिर बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। ये आपका भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह, बंगस राज का मोहम्मद खां बंगस और कर्नाटक का सादुल्ला खां। ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सा जगह पे उसका संस्थापक कौन है। तो फिर ये सब हम लोग अलग से एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं बंगाल। यहाँ पे आ जाइए आप। बंगाल जो है 18वीं सदी में सबसे संपन्न राज्य था। वहाँ पे सूती वस्त्रों का अच्छा उत्पादन होता था। अब हम लोग बंगाल के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। और इसी तरह से अलग अलग जगह पे जो बट गया, मुगल शासक का प्रभाव कम होता गया, इसी से ब्रिटिश साम्राज्य का भी विस्तार बढ़ता गया। और फिर ब्रिटिश साम्राज्य पूरे देश में एक अपना नियंत्रण बना लिया, एक अपना कब्जा कर लिया। जैसे क्या है कि अब हम लोग देखेंगे 1651 ईस्वी में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1651 ईस्वी में शाह शुजा अंग्रेजों को 3000 रुपया प्रतिवर्ष कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह में व्यापार करने का अनुमति दे देता है। ये आपका बिहार, ये उड़ीसा और ये बंगाल। अब नए नक्शे में ये आपका पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश है, तो ये मिला के पहले बंगाल था। शाह शुजा के ही अनुमति से 1651 ईस्वी में अंग्रेजों का पहला कोठी हुगली में स्थापित करता है। और फिर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों का टकराहट औरंगजेब से हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में किलेबंदी शुरू कर देता है। इसीलिए औरंगजेब अंग्रेजों को मारकर भगाता है। तो फिर ये लोग फीवर आइलैंड में जाके छुपते हैं या फिर भाग जाते हैं। तो उस वक्त बंगाल आपका अंग्रेजी कंपनी का जो गवर्नर है जॉब चरनाक, वो उनके नेतृत्व में फीवर आइलैंड भाग जाता है। तो फिर जॉब चरनाक आकर औरंगजेब से मतलब एक सुलह करता है या माफी मांगता है और हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपया देता है। फिर व्यापार करने का अनुमति मिल जाता है। अब है आपका 1691 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में उस वक्त बंगाल का सूबेदार था इब्राहिम खान। बंगाल का सूबेदार इब्राहिम खान था, जिन्होंने 3000 रुपया प्रतिवर्ष आपका कर के बदले ये चुंगी मुक्त कर देता है। यही चीज बाद में फर्रुख शेर जो है आपका शाही फरमान के रूप में दे देता है और भी कुछ फैसिलिटी बढ़ा देता है। लेकिन अगर कहिए तो इसी का वो अपडेट है। तो 1691 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार उस वक्त रहता है इब्राहिम खान। इन्होंने चुंगी मुक्त व्यापार करने का अनुमति दे देता है। अब है आप देख लीजिए 1698 ईस्वी। 1698 ईस्वी में अजीमुस्सान जो है वो औरंगजेब का पोता होता है। अजीमुस्सान 1200 रुपया के बदले अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुरी, ये तीनों जगह की जमींदारी अंग्रेजों को दे देता है। बाद में यही सुल्तानाती,
कलिकाता और गोविंदपुरी, यही तीनों जगह में बाद में कलकत्ता शहर बसता है, जो अब चरनाक बसाता है। चलिए, इसमें यह हो गया आपका फैक्ट। अब है आपका एक कहा जाता है कि 1706 ईस्वी में बंगाल का आबादी उस वक्त, हाँ, तो 1706 ईस्वी में कहा जाता है कि बंगाल का आबादी उस वक्त 22,000 था। तो किसी बुक में लिखता है 15,000, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर लेकिन 1756 ईस्वी में इसका आबादी बढ़कर 1 लाख हो जाता है। अब है 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर एक शाही फरमान जारी करता है। तो ये हो गया हम लोग बंगाल के बारे थोड़ा बहुत, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन के टाइम में जब अंग्रेजी कंपनी आई थी तो हम लोग वहाँ पढ़े थे, लेकिन हम लोग बंगाल में उसका किस तरह से साम्राज्य बढ़ता गया वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लिए। अब आता है कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां। तो बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है या फिर एक ऐसा स्वतंत्र राज्य बना, स्वतंत्र प्रदेश बना कि जो सबसे पहले मुगल काल से स्वतंत्र हुआ और सबसे पहले अंग्रेजों के अधीन भी हो गया। तो बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, और फिर ये बंगाल का जो संस्थापक, उसके बाद फिर ये गद्दी की लड़ाई होती रही और फिर अंग्रेज अपना दबदबा बनाते गया। तो ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आपका मुर्शिद कुली खां आया, उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है, फिर आता है शुजाउद्दीन खां, फिर उसका मुर्शिद कुली खां का ही दामाद होता है आपका शुजाउद्दीन खां, फिर उसके बाद इसका बेटा आता है सरफराज खां, फिर शुजाउद्दीन खां ही अपने यहाँ पे आपका नायाब सूबेदार के रूप में रखता है अलीवर्दी खां को। लेकिन शुजाउद्दीन खां के बाद उसका बेटा सरफराज खां आता है, और फिर सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां आता है, क्योंकि अलीवर्दी खां ही सरफराज खां का हत्या करता है। फिर अलीवर्दी खां का नाती उत्तराधिकारी बनता सिराजुद्दौला खां। सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का एक युद्ध होता है। फिर उसके बाद आता है मीर जाफर, फिर उसके बाद आता है मीर कासिम, और फिर ये इसका आपका शासनकाल है। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 और शुजाउद्दीन खां 1727 से 1739। इसका आपका शासनकाल याद रहे या ना रहे, इसका ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है। जैसे बंगाल का नवाब के रूप में पूछता है कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां के बाद फिर कौन आया है, फिर कौन, किस तरह से सीक्वेंस में ये पूछता है। फिर आपका प्लासी का युद्ध होता है, वो सिराजुद्दीन खां के काल में होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर मीर कासिम के बाद होता है युद्ध, बक्सर का युद्ध। मीर कासिम 1760 से 1763 तक रहता है, लेकिन बक्सर का युद्ध एक होता है जो आपका 22 अक्टूबर 1764, जो अंग्रेजों और आपका मतलब यहाँ के जो क्षेत्रीय शासक होते हैं, 3 जगह के क्षेत्रीय शासक मिलकर लड़ते हैं। फिर बक्सर का युद्ध के बाद, अगर बक्सर का युद्ध के बाद वाला अगर कहें तो नजमुद्दौला 1765 से 1766 तक शासन करता है। अगर कहें तो बंगाल का नवाब तो 1717 से लेकर मीर कासिम तक, मतलब 1763 तक, ये आपका नवाबों का काल रहता है। इसमें बहुत सारी लड़ाई होती है। और फिर बक्सर का युद्ध के बाद एक आता है जो नजमुद्दौला 1765 से 1766। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे मुर्शिद कुली खां। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का संस्थापक कहा जाता है, और कुलीन वर्गों का जन्मदाता भी मुर्शिद कुली खां को ही कहा जाता है। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब अपने टाइम में इसे दीवान बनाया था। उस वक्त सबसे पहले 2 ही पोस्ट चलता था, एक हो गया आपका सूबेदार और एक हो गया आपका दीवान। सूबेदार जो है आपका नवाब जो था, पूरा देश का नवाब, वो अपने अपने प्रांत में एक सूबेदार बनाते थे जो शासक के रूप में काम करते थे। और दीवान जो एक तरह का
राजस्व का काम देखते थे, राजस्व अधिकारी कह सकते हैं। तो अब तक ये सूबेदार नहीं था, ये दीवान था। औरंगजेब के समय में स्वतंत्र सूबेदार, स्वतंत्र सूबे का संस्थापक, मतलब पहला ऐसा क्षेत्र था बंगाल जो आपका मुगल काल से स्वतंत्र हुआ, और पहला ऐसा क्षेत्र था जो अंग्रेजों के सबसे पहले अधीन हुआ। कुलीन वर्ग का जन्मदाता कहा जाता है। अच्छा, आपका औरंगजेब का पोता था अजीमुस्सान। अजीमुस्सान से ये टकराहट हुआ, अजीमुस्सान से मतभेद हुआ, इसीलिए वो अपना राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। और फिर ये अब तक वो आपका दीवान के रूप में काम करता था। जब 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर नवाब बना, मुगल शासक फर्रुख सियर जब 1717 ईस्वी में मुगल बने, आपका नवाब बना, तो ये 1717 ईस्वी में अब इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के टाइम में दीवान के रूप में काम करते थे, लेकिन जब फर्रुख सियर नवाब बना तो अब 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार बनाया, और 1719 ईस्वी में इसे उड़ीसा का भी सूबेदार बनाया। मुगलों को अपना ये संप्रभु मानते थे, मतलब एक जैसे उसका उपहार के तौर पे या फिर जो कर उसको अदायगी करते थे उसके रूप में वो भेजते थे। और फिर 1717 ईस्वी में जब शाही फरमान फर्रुख सियर अंग्रेजों को देता है, उसमें क्या है, 3000 वार्षिक कर के बदले चुंगी मुक्त करता है। फिर आपका अपने टकसाल में जो सिक्के डालते थे वो पूरे देश में प्रचलन में आपका मतलब वो यूज करते थे। तो इस तरह का तो सिक्के चलाना जो था, इस चीज को ये आपका मुर्शिद कुली खां नकारा था। मुर्शिद कुली खां अपने टाइम में कुछ कार्य भी किए, जैसे खालसा भूमि का विस्तार किए, कृषि प्रोत्साहन के लिए तकावी ऋण दिए। तकावी ऋण एक तरह का वो ऋण था जो किसान मतलब काम करना या फसल करना चाहते थे, उस वक्त उसे अगर पैसे की सहयोगी चाहिए तो उसे एक ऋण के तौर पे देते थे। फिर आपका राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा भी वो मतलब व्यवस्था बनाया था। और फिर मुर्शिद कुली खां जो आपका राजस्व का वसूली था, जो टैक्स था, वो बहुत अच्छे से वो मतलब वसूल करते थे। लगभग 1.43 करोड़ रुपये उस टाइम वो अपना टैक्स वसूल लेते बंगाल से सिर्फ। फिर देखिए 1727 में इसका मृत्यु हो जाता है। 1727 में इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है शुजाउद्दीन खां। शुजाउद्दीन खां इसका दामाद होता है। मुर्शिद कुली खां का दामाद है शुजाउद्दीन खां। ये ज़्यादा तो काम नहीं कर सका, लेकिन ये क्या किया, उस वक्त मुगल शासक था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह इसके टाइम में फर्रुख सियर था 1717 के लगभग में, 1719 के लगभग में भी वही था। लेकिन इसके टाइम में अल्लाह शुजाउद्दीन खां के टाइम में मोहम्मद शाह था। शुजाउद्दीन खां क्या किया कि बिहार की भी सूबेदारी प्रदान की है। मतलब मोहम्मद शाह शुजाउद्दीन खां को बिहार की भी सूबेदारी प्रदान किया। देखिए बंगाल और उड़ीसा का तो था ही, ये जगह तो इसको मिला ही था शुजाउद्दीन खां को। अब क्या किया, मोहम्मद शाह से बिहार का भी सूबेदारी दे दिया। और शुजाउद्दीन खां ने अलीवर्दी खां को एक नायाब सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। अलीवर्दी खां को ये नायाब सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है। फिर शुजाउद्दीन खां का बेटा पुत्र है सरफराज खां। सरफराज खां का एक दूसरा नाम भी है, क्या है, आलमुद्दौला। सरफराज खां का शासनकाल 1739 से 40, ये एक ही वर्ष तक रह पाता है। आलमुद्दौला इसका दूसरा नाम है। शुजाउद्दीन खां का यह पुत्र है। उस वक्त एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज खां को मार डालता है। देखिए अलीवर्दी खां को सरफराज खां के पिता ही नायब सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन गिरिया का युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज खां को मार डालता है। फिर यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जगह का एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। अब कौन आएगा, अलीवर्दी खां आएगा सरफराज खां के बाद।
अच्छा, मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था उसको क्या किया, ये 2 करोड़ रुपया ये भेंट किया, और उसके साथ एक इस तरह से बात करके आया कि ये सालाना के हिसाब से उसको मतलब उसको टैक्स पहुंचाएगा, और ये अपना शासन की अनुमति मोहम्मद शाह से ले लिया। अब ये शासक बन गया। अब ये आपका नवाब बन गया बंगाल का अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहता है। अलीवर्दी खां जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों का स्वेच्छाचारी अंकुश लगा, स्वेच्छाचारी मतलब क्या कि वो अपना बंगाल में वो किलेबंदी वगैरह करने लगे थे, तो उस पर अंकुश लगाया किलेबंदी के विरोध में, और फिर अंग्रेजों को मधुमक्खी से तुलना किया। और अलीवर्दी खां ने कहा कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी की तरह है, अगर उसे कुछ ना छेड़ा जाए तो वो शहद देगा, अगर छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेगा। हॉलविल कहता है कि उन्होंने सतर्क किया था अंग्रेजों से दूर रहे। अब देखिए 1756 ईस्वी में एक जल शोध बीमारी की वजह से अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अब उसका उत्तराधिकारी बनता है उसका नाती सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अब क्या है कि अलीवर्दी खां का 3 बेटी है। एक का विवाह होता है आपका ढाका के नवाब से, एक का होता है आपका पूर्णिया का नवाब से, एक का होता है पटना के नवाब से। तो घसीटी बेगम उसकी जो ढाका के नवाब है उसका मतलब ढाका के आपका विधवा नवाब की मतलब विधवा है, उसका एक सहयोगी रहता है राजबल्लभ। इसका बात भी आगे जरूरी है, हम लोग देखेंगे। घसीटी बेगम उसकी एक बेटी है, इसका सहयोगी रहता है राजबल्लभ। पूर्णिया का जो आपका उसका एक बेटी, तीनों दामाद उसी के जीवन काल में मृत्यु हो जाता है, तीनों विधवाई के रूप में रहता है। तो आपका पूर्णिया का नवाब का भी एक पत्नी होती है, उसकी एक बेटी, उसके उसी का एक बेटा होता है शौकत जंग, और एक बेटी का जो बेटा है मतलब उसका है वो सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला अगर यहाँ उत्तराधिकारी बनेगा तो और भी बेटियों का जो आपका और भी नाती है ये लोग तो प्रतिद्वंदी होगा, ये लोग को तो दिक्कत होगा ही। तो ये लोग फिर सिराजुद्दौला के प्रति मतलब एक मतलब द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है। तो हम लोग फिर सिराजुद्दौला के समय में देखेंगे। तो अब तक हम लोग देखे 4 शासक, 4 नवाब के रूप में, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन खां, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, 4 तक देखे। इसके बाद देखेंगे सिराजुद्दौला। तो इस पे हम लोग मेन क्या बात देखें, बंगाल का स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कहिए तो मुर्शिद कुली खां। इन्होंने खालसा भूमि का विस्तार किया, तकावी ऋण का व्यवस्था किया, इजारेदारी प्रथा का व्यवस्था किया। उसके बाद शुजाउद्दीन खां आता है जो आपका अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार के रूप में नियुक्त करता है और बंगाल को 4 प्रशासनिक भागों में बांटता है। फिर सरफराज खां आता है, शुजाउद्दीन खां का पुत्र, फिर इसको अलीवर्दी खां मार डालता है, और मुगल शासक जो उस वक्त होता है मोहम्मद शाह, इसको कुछ 2 करोड़ रुपये भेंट देता है, और फिर बहुत सारा बात बोल के अपना अनुमति ले लेता है शासक बनने का, और शासन करने का अनुमति इसको मिल जाता है। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां आता है। अलीवर्दी खां क्या करता है कि ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया था। उसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला खां आता है, उसका 3 बेटी है, उसी का एक बेटी में से उसका एक नाती है सिराजुद्दौला। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिराज